Hello everyone, this side Talat, and today I am back again with the next video, with the new video. And in this video I will start chapter Judiciary. So let's start. So here this is the chapter, the Judiciary. So before starting the chapter, first I would like to explain, first I would like to tell you about that there are three organs of government, और गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटिव जिसका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट कराना, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी जिसका काम है लॉज को इंटरप्रेट करना, लॉज को एक्सप्लेन करना, एंड टू डिस्पेंस जस्टिस एज वेल एज, यानी साथ साथ उसके जस्टिस देना, लोगों को जस्टिस देने का काम जुडिशरी का काम है, और लॉज को एक्सप्लेन करने का काम. नाउ द थिंग इज कि इंडिया में किस तरह का गवर्नेंस सिस्टम है. इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को फॉलो किया जाता है. इट मीन्स यूनियन लेवल पर यूनियन में एक अलग यूनियन गवर्नमेंट होती है, एंड जितने भी हमारे स्टेट्स हैं 29 स्टेट्स, उन सारे स्टेट्स में उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है. वहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं लाइकवाइज. तो इंडिया में ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होने के साथ साथ जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है. मींस ये डिवाइडेड नहीं है कि यूनियन लेवल पर अलग होगा, स्टेट लेवल पर अलग होगा. ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है. जुडिशरी का काम है जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, लॉज को इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना. सारे सिटीजन, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनके जो नेचुरल राइट्स हैं, जिनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, एंड साथ के साथ इनको यूनियन और स्टेट लॉज को हायरार्की, जो कोर्ट्स का हायरार्की है उसके थ्रू उसे लुक आफ्टर करने का काम जुडिशरी का है. हायरार्की मीन्स सुप्रीम कोर्ट, ये इस हायरार्की में, कोर्ट की हायरार्की में सबसे ऊपर है, अपेक्स पर है, हाईएस्ट अथॉरिटी है ये. उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं जो स्टेट्स में हैं, और हाई कोर्ट्स के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट के नीचे, और ये अलग अलग जुडिशियल सिस्टम के अलग अलग लेवल्स पर होते हैं. तो इस तरह से जो भी कोर्ट्स की हायरार्की है उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी होने के क्या इम्पोर्टेंस है. जुडिशरी का काम ये है, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक फैमिली में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसे वहां के बड़े लोग रिजॉल्व कर लेते हैं. क्लास में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो इन द एब्सेंस ऑफ टीचर तो मॉनिटर उसे देखते हैं. अगर टीचर है तो टीचर की प्रेजेंस में उसे देखा जाता है. अगर मॉनिटर से सॉल्व नहीं होता है तो वो टीचर को बताया जाता है, टीचर उसे सॉल्व करती है. टीचर भी उसे अगर सॉल्व नहीं कर पाती तो उसे फिर, अगर टीचर के कंट्रोल में नहीं है वो चीज, तो फिर उसे ऑब्वियसली उसे हायर अथॉरिटी सॉल्व करती हैं. तो एक फैमिली, एक क्लास के डिस्प्यूट्स को हमने रिजॉल्व कर लिया, लेकिन अगर कंट्री में लोग आपस में झगड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के बीच का झगड़ा है, स्टेट यूनियन के बीच का झगड़ा है, तो उसे कौन सॉल्व करेगा. देन ऑब्वियसली इट इज डन बाय द जुडिशरी. जुडिशरी के थ्रू इसे किया जाता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशरी. यही काम है जुडिशरी का. So the judiciary helps to settle disputes whenever there is a conflict between people and the state government, to state, or between the state government and the union government. यानी ये जुडिशरी का काम है सारे डिस्प्यूट, सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करना, सेटल डाउन करना. अगर किसी तरह का झगड़ा लोगों के बीच में आपस में है, यानी लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लोग और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम है, या टू स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम है, या टू स्टेट्स और गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम है, या गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, देन दिस इज रिजॉल्व्ड बाय द जुडिशरी. जुडिशरी इसके बीच में आकर इसे रिजॉल्व करती है. जुडिशरी इंडिया के जितने भी इंडियन सिटीजन्स के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कंट्रोल, उन्हें सपोर्ट करती है, उन्हें एनफोर्स करती है, उनको दिलाने का काम करती है. सो अगर इंडियन सिटीजन्स को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है, उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके नेचुरल राइट्स को कोई अगर वायलेट कर रहा है, देन दे कैन मूव कोर्ट. वो कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक फाइनल इंटरप्रेटर है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है. तो इसको सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर्स मिली हुई हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए आइडल्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट अगर कोई एक ऐसा लॉ बनाया जाता है जो उसके अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल और आइडियल्स के अगेंस्ट है, तो उस लॉ को हमारा सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, मीन्स उसे खत्म कर सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जो हमारे
कोई एक ऐसा लॉ बनता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल और आइडियल्स के साथ साथ काम कर रहा है तो वो ठीक है, और अगर वो उसके अगेंस्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे लॉ एंड नल डिक्लेयर कर सकता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशरी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों रखा गया है. जुडिशरी इंडिया में इंडिपेंडेंट क्यों है? मीन्स हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, वन इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी. तो ये बाकी दोनों से अलग क्यों रखी गई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने हमारे इंडिया की जुडिशरी को लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से अलग रखा. जिससे कि क्यों अलग रखा? इट कैन चेक द मिसयूज ऑफ पावर्स. यानी ये जो हमारे ऑर्गन्स, हमारे गवर्नमेंट के बाकी 2 ऑर्गन्स हैं, 2 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये अपनी पावर्स को मिसयूज ना कर सकें उसे रोकने के लिए, यानी अपनी पावर्स को मिसयूज ये करें, इसको रोकने के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया, जुडिशरी को अलग रखा गया. सेकंड, इम्पार्शियल जस्टिस पॉसिबल हो सके, यानी जुडिशरी किसी के फेवर में डिसीजन ना ले, किसी के फेवर में जस्टिस ना दे, वर्डिक्ट ना दे. इस बात को खत्म करने के लिए, इस बात को रोकने के लिए, यानी इम्पार्शियल जस्टिस पॉसिबल हो, जो सही है सही रहे, जो गलत है गलत रहे, जो मीन जिसको सजा मिलनी चाहिए उसे मिले. ये सब करने के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया, जुडिशरी को अलग रखा गया. नाउ द नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर है, मीन्स हमारे जुडिशियल हायरार्की में सबसे ऊपर अपेक्स पर है, हाईएस्ट अथॉरिटी है. तो सुप्रीम कोर्ट इज एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल हायरार्की. जुडिशियल हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है. और दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है, ये इसकी सीट है. मीन्स ये सुप्रीम कोर्ट यहीं पर बना हुआ है. और सुप्रीम कोर्ट का लिया हुआ डिसीजन बाकी सारे कोर्ट्स को फॉलो करना होता है और उन्हें मानना होता है. जितनी भी सबऑर्डिनेट लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो सारी कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के लिए गए डिसीजन को मानना होता है. नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. दिस इज द पिक्चर हियर, यू कैन सी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, कितने जजेस होते हैं, कितने और बाकी जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस है. तो चीफ जस्टिस, इसमें चीफ जस्टिस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को CJI कहा जाता है. और मैक्सिमम 30 जजेस, बाकी 30 जजेस उनको हेल्प करते हैं, उन्हें असिस्ट करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है, बाकी जजेस को अपॉइंट कौन करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो जजेस हैं उनसे और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे बात करता है. मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए जिन जजेस को, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनमें से जिन जजेस को जरूरी समझता है उनसे बात करता है, उनसे कंसल्ट करता है और कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है. तो ये हुआ चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट. और जो बाकी जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस को जो हेल्प करने वाले 30 जजेस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने की बात करता है. मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वो जजेस जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जरूरी समझे बात करना, जिनसे उनसे बात करके CJI को रखा जाता है. और CJI को हेल्प करने वाले जो बाकी 30 जजेस हैं उनको रखने के लिए चीफ जस्टिस से बात करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करता है. इफ यू और समबडी एल्स वांट टू बी जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, तो व्हाट ही और शी शुड डू, उसे क्या करना होगा और उसमें क्या होना चाहिए. सो उसके लिए जो एलिजिबिलिटीज हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए. सो फर्स्ट ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का उसे सिटीजन होना चाहिए और उसे कम से कम 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट का जज वो 5 years तक रहा हो, या अगर वो हाई कोर्ट का जज ना रहा हो 5 years तक, तो वो एज ए एडवोकेट 10 years तक हाई कोर्ट में रहा हो, उसने प्रैक्टिस की हो. या ये भी ना हो अगर, तो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की उसकी पोजीशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की ओपिनियन में. मींस या तो 5 years तक वो हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 years तक वो हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट उसने प्रैक्टिस की हो, या फिर प्रेसिडेंट की नजर में, प्रेसिडेंट की ओपिनियन में उसकी एक इमेज अलग, एक डिस्टिंग्विश्ड
इमेज रही हो जूरिस्ट की कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो अगर ऐसा है तो इन तीनों में से कुछ भी है तो देन यू कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज आप अपॉइंट किए जा सकते हैं। नाउ द टर्म इज, so about term and other things I will explain in next video, and if you want to understand the rest of the part, then do watch my next video and today's videos as well. So till then, take care and bye bye. We will meet in next video.